नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट 2022-23 के थर्ड शिफ्ट जिसकी परीक्षा 9 जनवरी 2023 को संपन्न हुई थी उस पेपर के ईवीएस पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर 2022-23 के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष भारत की राजधानी क्या हो जाएगी? नई दिल्ली हो जाएगी। तो नई दिल्ली के सापेक्ष हमसे क्या पूछा जा रहा है? लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी और जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है की दिशाएं क्रमशः क्या होगी। ठीक है, तो आपको नई दिल्ली के सापेक्ष लखनऊ और जयपुर की दिशा को बताना है। स्क्रीन पर आप भारत का नक्शा देख सकते हैं। हमसे क्या पूछा गया था? नई दिल्ली। देखिए यहाँ पर ये नई दिल्ली है और नई दिल्ली का ये लखनऊ, इसके बीच में डायरेक्शन पूछा गया था। तो डायरेक्शन डायरेक्टली आप ऐसे नहीं निकालते हैं, डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो या तो पहले आप इधर चल सकते हैं फिर उसके बाद से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो यानी कि अगर हम लोग डायरेक्शन देखें तो ये ईस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है और इधर वेस्ट होता है। तो पहले हम लोग ईस्ट की तरफ चल रहे हैं और फिर साउथ की तरफ चल रहे हैं। तो पूर्व दक्षिण हो सकता है या फिर इसका दूसरा डायरेक्शन क्या हो सकता है कि पहले हम लोग दक्षिण की तरफ चलें और फिर इस प्रकार से पूर्व पर चल करके यहाँ तक पहुँचे। तो क्या हो सकता है? दक्षिण पूर्व या फिर पूर्व दक्षिण। ठीक है, तो नई दिल्ली के सापेक्ष लखनऊ का क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व या फिर पूर्व दक्षिण। ठीक है, और इसी तरह हमसे क्या पूछा गया था? जयपुर का पूछा गया था। तो देखिए नई दिल्ली से यहाँ जयपुर आने के लिए कैसे आएंगे आप? तो सबसे पहले आपको नीचे आना पड़ेगा यानी दक्षिण में, और इधर वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, या फिर इसको इस प्रकार से भी जा सकते हैं, पहले पश्चिम फिर दक्षिण। ठीक है, देखिए पहले हमसे लखनऊ वाला पूछा गया था तो लखनऊ क्या हो जाएगा? पूर्व दक्षिण या फिर दक्षिण पूर्व। तो देखिए यहाँ पर दक्षिण पूर्व दिया गया है। और इसी प्रकार से नई दिल्ली के सापेक्ष जो जयपुर की स्थिति थी वो क्या थी? वो था आपका दक्षिण पश्चिम। तो देखिए दक्षिण पश्चिम दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है और वह भरली बांगी का उदाहरण देती है जो कि एक व्यंजन है जो बना है। तो भरली बांगी जो होता है वो छोटे छोटे बैंगन से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया छोटे छोटे भरवा बैंगन से। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा तो ये पंख किन काम में आते हैं उड़ने के अलावा, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है विभिन्न प्रकार के भोजन खाने में। तो पंखों का भोजन करने से कोई लेना देना नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा दिया गया उन्हें गर्म करने में। बिल्कुल सही बात है। जो चिड़िया होती है उनकी जो पंख होती है वो देखते होंगे कि जाड़े के समय में अपने पंखों को फैला करके उसके अंदर सिकुड़ जाती है। अब पंख और उनके बॉडी के अंदर एक एयर टाइट इन्वायरमेंट बन जाता है जिसकी वजह से जो हवा है वह जो उष्मा है उसको प्रवाहित नहीं होने देती है, यानी कि जो बाहर सर्द हवा है उसको प्रवाहित नहीं होने देती है, उसके बॉडी तक नहीं पहुंचने देती है। इसलिए उनका जो शरीर होता है वो गर्म रहता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, पंख उनको गर्म रखते हैं। तीसरा दिया गया है विभिन्न तरीकों से चलने में। तो चलने में पंख का कोई भी रोल नहीं है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए उन्हें जल सह बनाने में। जल सह यानी कि वाटर प्रूफ कहने के सेंस में। वाटर प्रूफ यानी कि देखिए जब भी बारिश होता है तो जो चिड़िया होती हैं वो अपने पंखों को फैला लेती हैं और इस तरीके से वो भीगने से बचती हैं। देखिए पंख और उनका जो बॉडी, उनके बॉडी को बचाने के लिए पंखों का वो प्रयोग करती हैं जल से। ठीक है, इसलिए ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी कि इसका कौन कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी और डी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई, बी और डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो जैसे आप सांप को देख लीजिए तो वो अंडे देते हैं, तो उनके कान नहीं होते हैं। देखिए उनका जो कान होता है वो आंतरिक रूप से होता है और उनके शरीर पर बाल नहीं होता है। तो जो भी अंडे देते हैं पशु, उनकी जो विशेषताएं होती है वो यही होती है कि उनके आंतरिक कान होते हैं, बाहर की तरह मनुष्य की तरह नहीं दिखाई देते और उनके शरीर पर बाल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज गाड़ा और कई फोटो खींची है, उनका नाम क्या है? तो वो बछेंद्री पाल है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिपुर के संबंध में सही है? देखिए पहला दिया गया है मणिपुर का अर्थ जेवरों का देश। तो ये बात बिल्कुल सही है। मणि जैसे हम लोग अंगूठी में या फिर
जो गहने पहनते हैं वो मणि के तौर पर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए इसको जेवरों का देश कहा जाता है। तो पहला तो सही हो गया। दूसरा देखिए, लावनी जो है वो मणिपुर का लोक नृत्य है, तो ये गलत है। लावनी जो है वो महाराष्ट्र का है, ना कि मणिपुर का। तीसरा देखिए, लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और चौथा दिया गया, मणिपुर बांस के उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी कि विकल्प क्या बना, ए, सी और डी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई, ए, सी और डी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कार्य यानी कि वर्क एक ऐसी चीज है जो हम करते हैं, हम लोग काम क्यों करते हैं। पहला दिया गया यश कमाने के लिए, तो ये गलत है। दूसरा दिया गया मनोरंजन करने के लिए, तो मनोरंजन करने के लिए हम मूवी देख सकते हैं, उसके लिए कार्य करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, ऊर्जा बचाने के लिए जब हम लोग कार्य करेंगे तो ऊर्जा बचेगी कहाँ, ऊर्जा तो का तो क्षय होगा ना। जैसे कि आप कोई काम करते हैं तो आप थक जाते हैं, यानी आपके ऊर्जा का ह्रास होता है, ये ऊर्जा बचती नहीं है कार्य करने से। एक ही विकल्प बचा, अपने को व अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। देखिए दिए गए विकल्प में बात की गई है, ऑप्शन नंबर 3 केवल सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए हाथियों के झुंड के बारे में आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो झुंड होता है इनका, इनमें केवल मादा हाथी और हाथी के बच्चे रहते हैं, ठीक है। जो नर मैच्योर हाथी रहते हैं वह इन झुंड के साथ नहीं रहते हैं। देखिए जो बच्चे रहते हैं उनमें नर भी होगी और मादा भी होगा, तो नर जो होता है, जो नर हाथी होता है वो 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है, उसके बाद वो झुंड को छोड़ करके अपना अलग जीवन व्यापन करने लगता है, ठीक है। तो आप इसी के आधार पर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। देखिए पहला दिया गया, उनके झुंड में हमेशा 2 या 2 से अधिक नर हाथी होते हैं, तो यहाँ पर नर हाथी की बात की गई, यानी मैच्योर हाथी की बात की गई, जो कि गलत है, क्योंकि इनके झुंड में मैच्योर नर हाथी होते ही नहीं है, केवल बच्चे नर हाथी होते हैं जो कि 14 से 15 साल तक ही उस झुंड में रहते हैं। तो पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखिए, उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं और हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं, तो यह भी विकल्प गलत हो गया, क्योंकि इनमें नर हाथी होते ही नहीं है। तीसरा देखिए, नर हाथी झुंड के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, और 14-15 साल के बाद ये झुंड को छोड़ करके अपना अलग जीवन व्यतीत करने लगते हैं। डी वाला देखिए, उनके झुंड में केवल मादाएं और हाथियों के बच्चे रहते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया, यानी सी और डी विकल्प इसका सही है। ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र दिया गया है, इस पर दाहिने नीचे की ओर पैमाना छपा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पटन चेरू दरवाजा के बीच की दूरी अगर 15.2 सेंटीमीटर है तो इन दोनों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। तो हमें पैमाना क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने को रिप्रेजेंट करता है, 110 मीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमसे पूछा गया 15.2 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो यूनिटरी मेथड से सिंपली 15.2 और गुणे 110 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, तो ये देखिए इसका जो सेंटीमीटर का मात्रक था और इसका जो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, और ये जो अब मिलेगा वो हमें मीटर में मिलेगा। तो देखिए ये 0 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, और अब 11 का 152 में गुणा करना है, 11 का 152 में, तो 11 दूनी 22 का 2 हाथ में 2, 11 पचे 55 और 2 57 का 7 हाथ में 5, 11 और 5 16, 1672 ये मीटर में आया। अब चारों विकल्पों को देखिए, चारों विकल्प में किलोमीटर में दिया गया है, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देते हैं, 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यानी 1.672 किलोमीटर, 1.672 किलोमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सोना की सहेली तारा मिजोरम से है, तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। तो मिजोरम में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो देखिए मिजो, लुसेई और कुकी, ये 3 भाषाएं मिजोरम में प्रमुखता तौर पर बोली जाती है, प्रमुख तौर पर बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि। अब अनवीकरणीय ईंधन क्या होता है, जो कि एक बार अगर आपने उसका यूज कर लिया तो दोबारा उसका उपयोग आप नहीं कर सकते। जैसे पवन ऊर्जा है, तो पवन ऊर्जा आज मान लीजिए कि पवन चक्की चल रही है, तो कल भी हवा चलेगी और उसकी वजह से वो पवन चक्की फिर से चलेगा, तो वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत माना जाएगा। सूर्य हो गया, आज धूप निकली है तो कल भी धूप निकलेगा, तो वो जो हमें ऊर्जा मिल रही है ईंधन के तौर पर, वो क्या है, वो
नवीकरणीय ईंधन के तौर पर हम लोग मान सकते हैं सौर ऊर्जा को। लेकिन पेट्रोलियम और कोयले को अगर आपने उपयोग कर लिया तो फिर इसका उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बनने में कई साल लगते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। पहला विकल्प देखिए दिया गया है प्रदूषण फैलाते हैं, तो प्रदूषण से नवीकरणीय और अनवीकरणीय का कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये उत्तर नहीं होगा। महंगे होते हैं तो ये भी उत्तर नहीं होगा। प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं तो ये भी उत्तर नहीं होगा। कई साल लगते हैं इनको बनने में, इसलिए ये बार बार रिन्यू नहीं हो पाते हैं, इसीलिए इसे अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं कि जो भी उत्तर मेरे द्वारा बताया जा रहा है वो ऑफिशियल आंसर की से पूरी तरीके से अप्रूव्ड है, तो आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले करके जाते हैं क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है ऑक्सीजन सिलेंडर की? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। सांस लेने में हमें दिक्कत ना हो इसलिए ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ पर्वतारोही लेकर के जाते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया खाना पकाने के लिए क्योंकि पर्वतों पर ईंधन की उपलब्धता कम होती है, तो ये उत्तर गलत हो गया। दूसरा देखिए अपने आप को गर्म रखने के लिए उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जला करके, तो ये भी गलत है। टेंट लगाने के सहारे के रूप में, तो ये भी गलत है। एक ही विकल्प बचा सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश कौन से हैं, यानी कि अरब सागर से लगे हुए 3 राज्य हमें बताने हैं। स्क्रीन पर आप भारत का नक्शा देख सकते हैं। यहां पर देखिए ये अरेबियन सी है यानी अरब सागर है, तो इनके कौन कौन से राज्य हैं जो कि अरब सागर के तट पर स्थित है? तो देखिए पहला तो आपका गुजरात हो जाएगा, उसके बाद से देखिए ये महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद से देखिए गोवा हो जाएगा, उसके बाद से कर्नाटक हो जाएगा, फिर केरल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, इसमें से कोई 3 हमें विकल्प में दिया होगा, उसी हमें ढूंढ करके उत्तर को टिक करना है। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। पहला विकल्प देखिए दिया गया कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक और पुडुचेरी नहीं था, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसमें तमिलनाडु नहीं था और आंध्र प्रदेश नहीं था। इसके बाद से चौथा देखिए तेलंगाना नहीं था, केरल और कर्नाटक, तो तेलंगाना नहीं था, तो उत्तर गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा गोवा, महाराष्ट्र और केरल। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं, क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग भवाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? भवाई। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मधुबनी एक प्रसिद्ध है, तो मधुबनी जो है वो बिहार में एक जगह का नाम है जहां एक विशेष प्रकार की चित्रकारी की जाती है जिसे मधुबनी चित्रकारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है कि झील है मधुबनी जो कि राजस्थान में है, तो ये राजस्थान से नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि बिहार से जुड़ा हुआ है। दूसरा देखिए बिहार की एक शॉल है, तो ये शॉल नहीं है, ये चित्रकारी का नाम है। आंध्र प्रदेश की बुनी हुई साड़ी है, तो ये भी गलत हो गया। एक डी वाला विकल्प देखिए बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है, तो ये विकल्प सही है और बिहार का एक स्थान है। ऑप्शन नंबर ई भी सही होगा, यानी डी और ई जो कि चौथे विकल्प में दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहां से पेडागोजी का पार्ट शुरू हो रहा है। प्रश्न पूछा गया है शोभित किताब में एक चित्र को देखता है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते और लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं, लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं और लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही हैं। ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य से इस घटना में सम्मिलित नहीं है। सबसे पहले प्रश्न के चारों विकल्पों को आप ध्यान से देखिएगा। चारों विकल्पों में 3-3 विकल्प दिए गए हैं, यानी केवल हमें एक विकल्प ऐसा चुनना है जो कि दिए गए विकल्प जो कि एप्रोप्रिएट नहीं होगा। ठीक है, सीधे तौर पर आप इस प्रकार से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप सही उत्तर को ढूंढने लगेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए आप गलत उत्तर को ढूंढिए। देखिए पहला दिया गया उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित करना। दूसरा दिया गया व्यापक सांस्कृतिक नजरिया और सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना। देखिए यहाँ पर सांस्कृतिक नजरिया नहीं आएगा। सांस्कृतिक नजरिया यहाँ पर चूंकि लिंग के आधार पर हो रहा है, जो भी खेल बच्चे खेल रहे हैं, जैसे लड़की है तो वो अलग खेल खेल रही है और लड़का है तो अलग खेल खेल रहा है, तो यहाँ पर सांस्कृतिक नजरिया नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सांस्कृतिक नजरिया तो तब कहा जाता ना किसी पर्टिकुलर संस्कृति से जुड़े हुए लोग एक खेल को खेल रहे होंगे। यहाँ पर लिंग के आधार पर बंटवारा हुआ है, ना कि संस्कृति के आधार पर। और चूंकि यहाँ पर सौंदर्य भी कुछ भी नहीं है, उसके प्रति संवेदना विकसित नहीं है, तो ये हमारा निगेटिव है। चूंकि निगेटिव है तो
ध्यान से समझिएगा, चूंकि निगेटिव है तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब एक निगेटिव हमने चुन लिया, अब बाकी चारों विकल्पों में आप देखेंगे तो तीन तीन विकल्प दिया ही गया है, एक हमने पहले ही काट दिया, अब हमारे पास तीन ही विकल्प बचे हैं, तो अब आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, तीनों आपका बिल्कुल सही होगा। फिर भी एक बार मैं इसको बताने की कोशिश करता हूं। पहला विकल्प दिया गया है उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित करना। अब जब बच्चा अपने किताब में देखा तब उसके मन में ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर लड़कियां वो गेम क्यों नहीं खेल रही, लड़के क्यों खेल रहे हैं। तो इससे बच्चा क्या होगा ना, क्रिएटिव बनेगा, क्योंकि वो उसका आलोचनात्मक सोच में क्या होता है कि बच्चे उसके गुण दोषों के बारे में चर्चा करते हैं, यानी क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, बच्चा उस चित्र को देख करके एटलीस्ट सोचने पर मजबूर तो हुआ। डी वाला विकल्प देखिए, सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना। संज्ञानात्मक क्षमता क्या होता है, तो किसी भी बारे में जानना संज्ञान कहलाता है, किसी के भी बारे में जानना संज्ञान कहलाता है। यानी बच्चे ने देखा कि लड़कियां ये गेम खेल रही है, लड़के ये गेम खेल रहे हैं, यानी उसके संज्ञान में क्या हुआ, संज्ञानात्मक क्षमता में वृद्धि हुआ, उसको जानकारी प्राप्त हुआ कि लड़कियां ये गेम खेलती है और लड़के ये गेम खेलते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि ए, सी और डी दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है, ए, सी, डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतुएं प्रस्तुत करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगी। देखिए बच्चे जो हैं वो कक्षा 2 के हैं, ठीक है, इस दौरान बच्चे अपने परिवेश से जोड़ करके चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को ईवीएस उनके परिवेश से जोड़ करके बताइए, जो कुछ भी वो अपने दैनिक जीवन में देखे हुए हैं उससे जोड़ करके बताइए। तो अब बच्चे को अगर ऋतु के बारे में बताना है तो बच्चा कक्षा 2 में है, 6 साल का जब वो होगा तो कक्षा 1 में गया होगा, और 7 साल का जब होगा तो कक्षा 2 में वो गया होगा। तो 7 साल में वो 7 बार 7 साल तक वो लगातार ऋतुओं के परिवर्तन को देख रहा होगा कि गर्मी में हम लोग क्या पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, जाड़े के सीजन में हम लोग क्या पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, बरसात के सीजन में हम लोग क्या पहनते हैं, रेनकोट और ये सभी चीजें पहनते हैं। तो किस प्रकार से ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है वो 7 साल के दौरान इन सभी चीजों को अपने जीवन में खुद अनुभव किया होगा। तो इसके आधार पर बच्चे को ऋतुओं के बारे में बताना होगा। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट ऋतुएं समझाने के लिए चार्ट और पुस्तकों का उपयोग करेंगे। तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। क्यों? क्योंकि एनसीएफ ये कहता है कि बच्चों को उनके दैनिक जीवन से जोड़कर बताइए। अब चार्ट की क्या आवश्यकता है? जब बच्चा जाड़े को सहा हुआ है वो स्वेटर पहन रहा था, जब वो बरसात हो रही थी तो वो छाता लेकर के बाहर निकल रहा था, जब गर्मी पड़ रही थी तो वो हल्के कपड़े पहन रहा था ताकि हमें गर्मी ना लगे। तो ये सभी चीज़ तो उसके खुद के अनुभव है ना, तो उसके अनुभव को आधार बनाना है, ना कि चार्ट पेपर, ना कि पुस्तक। तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, श्यामपट्ट पर लिखे विषय ऋतुओं को बाद में समझाने के लिए ऋतुओं के वीडियो का उपयोग करना। तो ये भी निगेटिव है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे का खुद से प्रत्यक्ष अनुभव है, जब उसका पूर्व ज्ञान है, और एनसीएफ भी कहता है कि पूर्व ज्ञान को आधार बना करके आपको आगे बढ़ना है, तो फिर हम वीडियो क्यों दिखाएंगे? जब बच्चे का खुद का अनुभव है तो उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, ऋतुओं पर लिखे गए लेख पढ़ने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग करना। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग करना। देखिए, संदर्भित का मतलब कि जो उसके कॉन्टेक्स्ट में है, जो उससे जुड़ा हुआ है, बच्चे से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, जब बच्चों को आप बताएंगे कि बेटा आप लोग जाड़े के सीजन में क्या पहनते हैं, तो वो बताएगा कि हम लोग जाड़े के सीजन में स्वेटर पहनते हैं, कोट पहनते हैं, ब्लेजर पहनते हैं। और इसी प्रकार से भोजन की आदतों के बारे में वो बताएगा कि गर्मी के दिनों में हम लोग हल्का कम तला भुना खाना खाते हैं, जाड़े के सीजन में हम थोड़ा तला भुना भी खा लेंगे तो हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो उसको पचा लेगा, लेकिन गर्मी के दिनों में हम लोग उसको पचाने में अक्षम होते हैं। तो ये सभी चीज़ें वो बच्चा खुद से अनुभव किया हुआ है। तो इसके आधार पर जब बच्चे को आप बताएंगे तो कहीं ना कहीं वो बच्चे का इंटरेस्ट भी जगेगा, क्योंकि वह उसके अनुभव के आधार पर आप उसको चीज़ों को जोड़ते जा रहे हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन की प्रवृत्ति की सही व्याख्या करता है? देखिए, आकलन दो प्रकार से होता है। पहला होता है आपका रचनात्मक आकलन, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सतत और व्यापक मूल्यांकन के तौर पर दिया गया है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि सतत का मतलब होता है लगातार, जो कि कक्षा के दौरान लगातार वो चलता रहता है, और व्यापक कहने का मतलब कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए 360 डिग्री असेसमेंट की बात करता है, जिसमें बच्चे के संज्ञानात्मक पक्ष की भी बात होगी, उस बच्चे के शारीरिक पक्ष की भी बात होगी, बच्चे के संवेगात्मक पक्ष की भी बात होगी, यानी उसके सभी पक्षों की बात की जाती है। उसे बोलते हैं व्यापक मूल्यांकन या फिर आकलन। ठीक है,
इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो सबसे ज्यादा रचनात्मक मूल्यांकन आकलन पर फोकस करता है। रचनात्मक आकलन क्या होता है? जो सत्र के बीच में होती है। और दूसरा होता है योगात्मक आकलन, जिसे समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, जो कि सत्र के अंत में होती है। जैसे कि आपका फाइनल एग्जाम, वो क्या होता है? वो अब आपको आपकी समस्या को जानने के लिए वो असेसमेंट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप फेल हो गए तो अब दोबारा आपको उस कक्षा में पढ़ाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप फेल हो गए तो तुरंत आपको वो चीज़ों को बता करके आपको फिर से पास कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, वो पूरा साल भर का प्रोसेस आपको दोबारा रिपीट करना होगा। लेकिन रचनात्मक आकलन में क्या होता है कि अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा और उस कॉन्सेप्ट में अगर आपको दिक्कत है तो तुरंत आपकी दिक्कतों को दूर किया जाता है। ये रचनात्मक आकलन होता है, जो कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का पार्ट होता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता रहता है। यही तो मैंने आपको बताया कि जब बच्चे को कक्षा में पढ़ाया जा रहा है उसी दौरान उसका आकलन होते रहना चाहिए। यानी कि जब अधिगम प्रक्रिया चल रही है उसका ही एक अंग होता है आकलन। ठीक है, और यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर और उन्हें क्या नहीं आता के बारे में अवगत कराता है। तो यह विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? देखिए, बच्चे की उपलब्धि कैसे आप निकालेंगे? जब बच्चे का जब फाइनल एग्जाम आप लेंगे तभी तो बता पाएंगे कि हाँ उसकी उपलब्धि क्या है, वो पास है या फिर फेल है, या फिर 80% पाया है या फिर 90% पाया है। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो मूल्यांकन होता है, आकलन होता है, वो योगात्मक आकलन होता है, जो कि सत्र के अंत में होता है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 योगात्मक से ज़्यादा रचनात्मक पर फोकस करने की बात करता है, इसलिए ये विकल्प निगेटिव हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ पर ये निगेटिव टैग वर्ड दिया गया है कि उन्हें क्या नहीं आता। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी ऐसा विकल्प जो कि बच्चे को कमतर आके उसको ना समझ बताए या फिर उसको कम आने की बात करे, वो हमेशा ही निगेटिव होता है। आकलन इसलिए नहीं किया जाता कि बच्चे को क्या नहीं आता, बल्कि इसलिए किया जाता है कि बच्चे को क्या आता है, उसका पूर्व ज्ञान क्या है। क्योंकि जब हमें बच्चे के पूर्व ज्ञान के बारे में पता चलेगा तभी तो हम नई ज्ञान से उसको जोड़ेंगे। इसलिए ये दूसरा विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, सीखने में आई बाधाओं का पता लगा करके उन्हें दूर करने में सहायक होना। बिल्कुल सही बात है। अब मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? निदानात्मक परीक्षण बोलते हैं। यानी कि एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद से मैं आपका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहा हूं ताकि मुझे एज ए टीचर ये पता चल पाए कि आपको कहां पर दिक्कत है उस कॉन्सेप्ट में। तो जो आकलन कर रहे हैं हम लोग, आकलन कर रहे हैं, उससे यही तो पता चलता है ना कि बच्चे को कहां पर दिक्कत आ रही है। जैसे कक्षा में कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया, उस कॉन्सेप्ट बताने के तुरंत बाद मैं बच्चे का आकलन कर रहा हूं, तो इसे ही तो सतत और व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए, विद्यार्थियों के सीखने की प्रवृत्ति, रुचि और पूर्व अनुभव। मैंने अभी आपको क्या बताया कि आकलन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है। अब पूर्व ज्ञान उसका अनुभव ही तो है के बारे में अवगत कराता है। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। यानी कि ए, सी और डी दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, ए, सी, डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतों के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी? तो देखिए, ईवीएस में जब भी इतिहास की बात की जाएगी, जब भी ऐतिहासिक इमारतों की बात की जाएगी, तो शैक्षणिक भ्रमण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चे को उसमें प्रत्यक्ष तौर पर ऐतिहासिक इमारतों को अवलोकन करने और अवलोकन के आधार पर अपने अनुभव के आधार पर अपने ज्ञान की रचना करने का मौका मिलता है। इसलिए शैक्षणिक भ्रमण जो भी विकल्प बात करेगा वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभासी सैर, आभासी यानी कि बच्चे को इमेजिनेशन कराया जा रहा है कि हाँ आपके सामने विजुअलाइज कराया जा रहा है कि ये चीज़ इमारत आपके सामने है, जबकि प्रत्यक्ष तौर पर उसको शैक्षणिक भ्रमण नहीं कराया जा रहा है। तो ये विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा। ऐतिहासिक इमारतों पर परिच्छेद लिखना, यानी कि एक पैराग्राफ लिखने की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, ऐतिहासिक इमारतों का भूतकाल समझने के लिए व्याख्यान चर्चा विधि। देखिए, व्याख्या जहां पर भी आ जाए वो हमेशा निगेटिव होता है प्राइमरी के लिए, क्योंकि व्याख्या को अंग्रेजी में लेक्चर बोलते हैं। लेक्चर आप हायर क्लासेज के लिए अप्रोप्रिएट है, लेकिन प्राइमरी की अगर बात करें तो एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहता है कि बच्चा खुद सक्रिय होकर के अपने ज्ञान की रचना करेगा। जबकि लेक्चर में क्या होता है कि बच्चा निष्क्रिय बैठा रहता है और टीचर लेक्चर देकर के चला जाता है। तो यहां पर चूंकि बच्चा सक्रिय नहीं था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे सक्रिय होने चाहिए प्राइमरी स्कूलों में, इसलिए यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण। देखिए, शैक्षणिक भ्रमण आ गया
तथा तत्पश्चात उन पर चर्चा। अब जब बच्चा प्रत्यक्ष तौर पर उसको देख लिया, अनुभव प्राप्त कर लिया, अब जब उस पर चर्चा किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा, तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जब हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं तब हमारे ज्ञान की रचना होती है। तो एक तो बच्चे को प्रत्यक्ष तौर पर देखने का मौका मिला और उसके बाद से लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं, जबकि कुछ 6 और कुछ 8 पैर को बना देते हैं। अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि यह कहना चाहिए कि चींटी के 6 पैर होते हैं, 4 या 8 नहीं। तो केवल कहने मात्र से बच्चा नहीं सीखेगा। बच्चा जब खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करेगा, कैसे? अपने अनुभव के आधार पर। तो कोई एक इमेज हो जो कि बच्चा खुद उसको देख करके समझ पाए, क्योंकि कहने मात्र से, जैसे देखिए, पहले ये माना जाता था कि बच्चे कोरे कागज हैं और उनको ज्ञान को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ये पहले के ज़माने में माना जाता था। जब गुरुकुल प्रथा थी तो आप लोग देखते होंगे कि टीचर क्या होते थे, वो बच्चों को कंटेस्ट कराते थे और ये माना जाता था कि बच्चे कोरे कागज हैं और उनका ज्ञान का ट्रांसफर हो रहा है टीचर के द्वारा। लेकिन आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें बच्चा कोई पेन ड्राइव थोड़ी है कि कंप्यूटर या लैपटॉप में लगाएंगे और डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं, बच्चा सक्रिय होकर के अपने ज्ञान की रचना करेगा। तो यहां पर देखिए, पहला विकल्प जो है वो केवल बच्चे को इंफॉर्मेशन दे दिया गया, यानी ये माना जा रहा है कि बच्चे कोरे कागज हैं और सिर्फ उनको इंफॉर्मेशन दे दिया गया। बच्चा यहां पर खुद से कुछ भी एक्टिविटी नहीं किया, इसलिए यह विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए हैं वे सही हैं, बाकी सभी विद्यार्थी गलत है। तो यह भी निगेटिव उत्तर होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि आपने सिर्फ उनको सही या गलत बताया। बच्चा आगे जाकर के ये गलती दोबारा करेगा, क्योंकि अभी उसको अनुभव नहीं प्राप्त हुआ है, वो खुद से अपने ज्ञान की रचना नहीं किया है। आपने सिर्फ बताया, ये भी एक तरीके से सिर्फ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने वाली बात है, इसलिए ये विकल्प निगेटिव हो जाएगा। तीसरा देखिए, उन्हें चींटी का चित्र दिखा करके पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए। ये थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर है, लेकिन एक बार चौथे विकल्प की बात कर लेते हैं। उन्हें आवर्धक लेंस देकर के चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा सबसे ज्यादा सक्रिय रहेगा। देखिए, तीसरे विकल्प में भी बच्चा सक्रिय है, संख्या देखने के लिए कहना चाहिए, तो यहां पर भी संख्या देख रहा है। लेकिन यहां पर चूंकि आवर्धक लेंस, जिसे हम लोग मैग्नीफाइड लेंस कहते हैं, इसके माध्यम से जब बच्चा देखेगा तो उसमें रुचि उत्पन्न होगी कि चीजें उसको बड़ी बड़ी दिखेंगी। तो एटलीस्ट हमें यही तो करना होता है कि बच्चों की रुचि को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसकी बढ़ाएं, ताकि बच्चा जिज्ञासु बने, और जिज्ञासु बनेगा तो वो इंटरनली मोटिवेट होगा चीज़ों को सीखने के लिए। इसलिए अब ऑप्शन नंबर 4 सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्योंकि तीसरा वाला जो है ये इसमें पहले से इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ संख्या देखने की बात की जा रही है और यहाँ पर इंटरेस्टिंग वे में संख्या देखने की बात की जा रही है। इसलिए अब ये तीसरा वाला विकल्प संकुचित हो जाएगा और चौथा वाला ब्रॉड सेंस में, और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों के संप्रत्यय प्रस्तावित करना है, इसलिए आप कौन सा प्रक्रम अनुसरण करेंगे? देखिए, बच्चों को अंतरिक्ष यात्रियों के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताना है एज ए टीचर, तो आप कौन सा शिक्षण विधि अपनाएंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। दिया गया विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों की परिभाषा समझाइए और याद करने के लिए कहेंगे। परिभाषा शब्द हमेशा निगेटिव होता है प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए, क्योंकि परिभाषा में आप सिर्फ उनको शब्दों से जोड़ करके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जबकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को यह कहा जाता है कि बच्चे सक्रिय होकर के खुद अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे, यानी जो चीज़ें उनका अनुभव है उसके आधार पर आपको उसको बताना है, और परिभाषा हो सकता है कि वह उसके अनुभव के आधार पर ना हो, इस वजह से निगेटिव होता है प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए। और याद तो रटना, याद करना, ये हमेशा ही निगेटिव होता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए, अंतरिक्ष यात्रियों पर एक व्याख्यान दीजिए। व्याख्या यानी कि लेक्चर देने की बात की जा रही है, तो इसमें भी बच्चा बिल्कुल निष्क्रिय रहेगा। जो व्याख्या होता है, व्याख्यान होता है, वो हायर क्लासेस के लिए, प्राइमरी के लिए बिल्कुल निगेटिव माना जाता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, अंतरिक्ष यात्रियों की कहानियां साझा कीजिए और विद्यार्थियों को विषय को समझने में सहायता कीजिए। यहाँ पर देखिए विषय ब्रॉड सेंस में दिया गया है। तीसरा विकल्प देख लेते हैं, भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषताएं को इंगित करिए। अब बच्चों को हमें अंतरिक्ष यात्री के बारे में बताना था, अंतरिक्ष यात्री की क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में बताने की बात ऑप्शन नंबर 3 कर रहा है। जबकि चौथे विकल्प में देखेंगे, विद्यार्थियों को विषय समझने के लिए सहायता कीजिए। तो विषय यहाँ पर ब्रॉड सेंस में, हमें विषय पर नहीं जाना है, सिर्फ अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में हमारा मेन एम है। तो हमारा एम क्या होना चाहिए कि उन अंतरिक्ष यात्रियों की क्या विशेषता है, उसके आत्मकथाओं को सुन करके बच्चे को बताया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और ऑप्शन नंबर 4 अब गलत हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, यश ने अपने अध्यापक से पूछा कि कुछ भोजन के उत्पादों के पैकेट पर हरे गोले क्यों हैं जबकि कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर लाल गोले बने हैं। अध्यापक समझाते हैं कि हरे गोले शाकाहारी भोजन और लाल गोले मांसाहारी भोजन को सूचित करते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादों के पैकेट देख करके उन्हें शाकाहारी और मांसाहारी में सूचीबद्ध करने को कहा। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है? तो देखिए, अलग अलग पैकेट बच्चों को दिया गया और बच्चे पैकेट को देख करके शाकाहारी और मांसाहारी को सूचीबद्ध यानी अलग अलग कैटेगराइज कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं। तो ये किस आधार पर कर रहे होंगे? जो उस पर वो सिंबल देख रहे हैं। मान लीजिए ये लाल रंग का सिंबल है, मान लीजिए मैं यहाँ पर रेड लिखता हूँ, और ये मान लीजिए कि ग्रीन कलर का सिंबल है। तो रेड वाला जो है वो मांसाहारी को इंडिकेट करेगा और जो ग्रीन वाला है वो शाकाहारी को इंडिकेट करेगा। तो इसमें बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा पहले पहचान करेगा इस सिंबल को देख करके, यानी कि पहचान तो इसमें शामिल होगा। उसके बाद से कहा जा रहा है कि कल्पना करना। तो यहाँ पर कल्पना कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पर बच्चे को सिर्फ ये सिंबल देखना है और ये सिंबल देख करके पहचान कर लेना है, क्योंकि बच्चे को पता है कि अगर रेड होगा तो वो मांसाहारी है और अगर ग्रीन होगा वो शाकाहारी है। तो इसमें कोई भी कल्पना नहीं आएगा। पूर्वाग्रह क्या होता है? किसी के बारे में जाने बगैर उसके बारे में अपनी एक अवधारणा बना लेना। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे के गंदे कपड़े को देख करके आप ये अवधारणा बना लेते हैं कि बच्चा पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है। तो ये पूर्वाग्रह है, जबकि एक्चुअली में हम लोग उस बच्चे के बारे में नहीं जान रहे हैं। हो सकता है कि उसकी आर्थिक स्थिति सही ना हो, जिसकी वजह से वो मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े पहना होगा, लेकिन हम उससे उसकी एक तरीके से वो पढ़ा लिखा है या नहीं इसके बारे में पता नहीं लगा सकते। यानी बिना उसके बारे में जाने उसके बारे में एक अलग धारणा बना लेना, इसे ही पूर्वाग्रह बोलते हैं। तो यहाँ पर पूर्वाग्रह थोड़ी है, यहाँ पर तो इस सिंबल को देख करके पहचाना है ना, तो पूर्वाग्रह यहाँ पर उत्तर नहीं होगा। चौथा दिया गया वर्गीकरण यानी कि कैटेगराइज करना। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पर जब रेड सिंबल को देख करके उसने पहचान लिया तो वो इसको कैटेगराइज कर दिया, वर्गीकृत कर दिया कि ये मांसाहारी है, और जब ग्रीन सिंबल देखा तो उसने पहचान करके ये इसका अलग वर्गीकरण कर दिया कि ये शाकाहारी है। यानी कि ए और डी इसका विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है, ए और डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है। निम्नलिखित में से आप किसे प्राथमिकता देंगे? ध्यान से समझिएगा। एक क्लास टीचर जो है वो ईवीएस का टीचर है और वो अपने सिलेबस के अनुसार बच्चों को ईवीएस से जोड़ना चाहता है। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या बोला गया, संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना चाहता है। अब संबंधित समकालीन मुद्दा क्या होता है? जो कि बच्चे के सिलेबस में दिया गया, तो उस सिलेबस में दिए गए टॉपिक से बच्चे को अवगत कराना चाहता है, तो वो क्या करेगा? पहला विकल्प दिया गया, विद्यार्थियों को समाचार चैनल देखने के लिए कहेंगे। समाचार चैनल में ये जरूरी नहीं है कि बच्चे के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें दिखाई जा रही हों, इसलिए ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों को घर पर समाचार पत्रों का ग्राहक बनने के लिए कहेंगे, यानी कि आस्क स्टूडेंट टू सब्सक्राइब द न्यूज पेपर्स एट होम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर को का ग्राहक बनने के लिए बोला जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है। अगर मैं एज ए स्टूडेंट न्यूज़पेपर को खरीद रहा हूँ यानी मैं ग्राहक बन गया, लेकिन न्यूज़पेपर को मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, तो क्या ये उस मुद्दे से मुझे अवगत कराएगा? नहीं कराएगा, इसलिए ये निगेटिव हो गया। चौथा देखिए, घर पर समाचार पत्र पठन को सुनिश्चित करने के लिए माता पिता से बात करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर साफ शब्दों में लिखा गया है पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से बच्चे को परिचित कराना है, जो कि बच्चे के सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, यहां पर ध्यान से देख लीजिए, जो कि बच्चे के सिलेबस में दिया गया है। तो न्यूज़पेपर में हो सकता है कि वह टॉपिक ना दिया गया हो, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तीसरा विकल्प देखिए, कक्षा से संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे और उनको साझा भी करेंगे। अब कक्षा से संबंधित लेख यानी कि जो कि बच्चे के सिलेबस में है। अब मान लीजिए कक्षा 1 का बच्चा है, तो उसके लिए ईवीएस का पार्ट क्या हो सकता है? कक्षा 1 में तो ईवीएस की अलग से कोई पुस्तक है ही नहीं, उसको गणित और विज्ञान के माध्यम से ईवीएस बताया जाता है कि जैसे बच्चे को 1 बताना है तो 1 लिखा रहेगा, इसके आगे एक बिल्ली का चित्र बना रहेगा, तो बिल्ली उसके परिवेश का पार्ट था, बिल्ली उसके परिवेश का पार्ट था। तो बच्चे को मैथ पढ़ाया जा रहा था, गिनती सिखाया जा रहा था, लेकिन उसने बिल्ली को भी सीख लिया इसी मैथ के माध्यम से, यानी गणित के माध्यम से ही बच्चे को ईवीएस बताना है। तो प्राइमरी लेवल का जो बच्चा है उसके लिए ईवीएस का पार्ट कुत्ता, बिल्ली, शेर, गाय यही सब होगा।
यही सब होगा, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि हम उसके इसी टॉपिक का उल्लेख करेंगे और उससे साझा करेंगे जो कि उसके टॉपिक में है। अब मान लीजिए बच्चे का कक्षा 1 में है, तो हम उसको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में थोड़ी बताएंगे, ईवीएस में ग्लोबल वार्मिंग भी आता है, तो क्या वो इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। उसके मेंटल एबिलिटी के हिसाब से, उसके क्षमता के हिसाब से ही तो बताएंगे, यानी जो उसके सिलेबस में होगा। यही बात ऑप्शन नंबर 3 कर रहा है, यही इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है। वह विद्यार्थियों से यह अंदाजा लगाने के लिए कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रियाएं शामिल है? पहला विकल्प दिया गया है अनुमान। ध्यान से समझिएगा, जो भी परछाई बच्चे देख पा रहे होंगे उसको देख करके वो अनुमान लगाएंगे कि ये कौन सा जानवर है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अब बच्चे को हूबहू वो जानवर थोड़ी दिख रहा है, उसका एक सिंबल दिख रहा है, तो बच्चा अनुमान ही तो लगाएगा कि ये कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, क्या चीज़ है। तो अनुमान बिल्कुल इसमें शामिल होगा। दूसरा दिया गया है अवलोकन। अब बच्चा अनुमान कैसे लगाएगा? जाहिर सी बात है, वो जो परछाई होगी उसको देख करके लगाएगा, यानी उसको अवलोकन तो करेगा ना, बिना देखे वो कैसे अंदाजा लगा सकता है? तो अवलोकन भी शामिल होगा। अब बच्चा जब इमेज को देखेगा, परछाई को देखेगा, तो उसमें कई सारे ऑप्शंस आएंगे उसके माइंड में कि हो सकता है कि ये कुत्ते का इमेज है, हो सकता है बिल्ली का इमेज है, हो सकता है शेर का इमेज है, हो सकता है चिड़िया का इमेज है। तो इन सब में से पर्टिकुलर किसी एक रिजल्ट पर वो पहुंचेगा, यानी निष्कर्ष निकालेगा कि पर्टिकुलर ये इमेज किसका है। तो यानी निष्कर्ष भी इसका पार्ट है, लेकिन इसके लिए उसको अलग से वर्णन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो वर्णन नहीं करेगा कि इसके 2 पैर हैं, 2 आंख है, 2 कान है, तो ये क्या है। नहीं, बस वो अनुमान लगा करके, यहां पर देखिए प्रश्न में ही आपसे बोला गया अंदाजा लगाने के लिए बोला गया, वर्णन करने के लिए नहीं बोला गया, तो वर्णन इसका पार्ट नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी आप देख सकते हैं कि 3 विकल्प हमने पहले ही सही कर रखा है, चौथा अगर सही कर देंगे तो चारों विकल्प सही हो जाएंगे, और किसी भी विकल्प में 4 विकल्प दिया ही नहीं गया है, तो इससे भी आप कंफर्म कर सकते थे। ठीक है, यानी कि ए बी सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है, ए बी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? तो देखिए इंटीग्रेटेड फॉर्म जो है ईवीएस का प्राइमरी के लिए, प्राइमरी में कौन कौन से क्लास आते हैं? 1 2 3 4 और 5। तो ईवीएस के संदर्भ में 2 कैटेगरी बांटी गई है, पहला कक्षा 1 से 2 के लिए और दूसरा 3 से 5 के लिए। तो कक्षा 1 और 2 के लिए ईवीएस की अलग से कोई भी पाठ्य पुस्तक नहीं निर्धारित की गई है, जबकि ईवीएस बच्चों को 2 माध्यम से पढ़ाया जाता है, पहला भाषा और दूसरा गणित के माध्यम से। कैसे भाषा के माध्यम से? बच्चे को अ से अनार बताया जाता है। जब बच्चा 6 साल का होगा तब वो पहली बार कक्षा 1 में जाएगा, यानी प्राइमरी में जाएगा। जब बच्चा 6 साल का होगा तो कभी ना कभी तो अपने परिवेश में वो अनार देखा होगा, अनार खाया होगा, यानी कि जो कुछ भी अपने परिवेश में देख रहा है वो उसके परिवेश यानी इन्वायरमेंट का पार्ट हो गया, ईवीएस का पार्ट हो गया। अब उस ईवीएस को जानकारी कैसे दी गई? इस हिंदी वर्णमाला से, अ से, यानी ये जो वर्ण है अ, वो हिंदी का पार्ट है, भाषा का पार्ट है, और इससे किससे जोड़ा गया? ईवीएस से जोड़ा गया। और इसी प्रकार से देखिए गणित के माध्यम से बच्चे को 1 गिनती सिखाई जाती है और इसके सामने 1 बॉल बना होता है, 2 गिनती सिखाई जाती है, इसके सामने 2 बिल्ली का चित्र बना होता है, 3 गिनती सिखाई जाती है और इसके सामने किसी 3 वस्तु का चित्र बना होता है। ये सभी चीज बच्चा अपने इन्वायरमेंट में देख रहा है। इन्वायरमेंट यानी ये उसके ईवीएस का पार्ट हो गया, और बच्चा सीख क्या रहा था? गिनती सीख रहा था, जो कि उसके गणित का पार्ट था, यानी गणित के माध्यम से बच्चे को ईवीएस बताया गया। इसलिए 1 और 2 में अलग से ईवीएस की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है, बल्कि उनको भाषा और गणित के माध्यम से बताया जाता है। उसके बाद से जो 3 4 5 में ईवीएस रखा गया है वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में रखा गया है। देखिए कैसे? कक्षा 3 4 5 में बच्चे को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को इंटीग्रेटेड फॉर्म में एक साथ पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, रिनी ने अध्यापक से पूछा, पौधे के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं होते? अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो यहां पर पहला विकल्प दिया गया कि अध्यापक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इस बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। ये विकल्प निगेटिव है। कैसे? अगर बच्चे के मन में कुछ भी जानने के लिए जिज्ञासा है तो आप उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे, ना कि उसको प्रश्न को टालेंगे। इससे क्या होगा कि बच्चे को बार बार जब आप इग्नोर करने लगेंगे कि आप हायर क्लासेज में जाकर के इसको सीखेंगे, तो बच्चे का जो जिज्ञासूपन है, जो इंटरेस्ट है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। इसलिए ये विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, अध्यापक को विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि गोल तने का कारण गुरुत्वाकर्षण है, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे को खुद से करके सीखने का मौका दीजिए। ईवीएस में उसको अवलोकन के माध्यम से, शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से उसको सीखने का मौका दीजिए। यहां पर डायरेक्टली उसको बताया जा रहा है या फिर
उसको मौका नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ये विकल्प निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, अध्यापक को विद्यार्थियों से तने के गोल होने के कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए। अब जब बच्चा खुद से सोचेगा, यानी बच्चा सक्रिय है, खुद से उत्तर ढूंढ रहा है, करके सीख रहा है, इस दौरान बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, जिसके बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रश्न दिए जाने चाहिए जिसमें बच्चे को सोचने की क्षमता विकसित हो पाए। तो ये तो क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा है, इसलिए हमारा विकल्प सही होगा। चौथा देखिए, अध्यापक को विद्यार्थियों के बाग में घूमने ले जाना चाहिए और विभिन्न तनों के आकार देखने के लिए कहना चाहिए। देखिए, ये डायरेक्टली अवलोकन है और शैक्षणिक भ्रमण है, जो कि बच्चे को पार्क में या फिर इस प्रकार के बाग में घूमने की बात की जा रही है। तो बच्चा यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेगा और इसके माध्यम से वो अपनी जो भी उसकी जिज्ञासा है उसको शांत कर सकता है। यानी कि सी और डी विकल्प इसका सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती हैं। यानी कि ईवीएस के क्लास में कौन सा प्रभावी विधि हो सकता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। पहला दिया गया चॉक एंड टॉक विधि। चॉक एंड टॉक विधि में क्या होता है कि ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को कुछ टॉपिक लिखा जाता है और उसके बाद से उसमें बातचीत की जाती है। तो ये विकल्प बच्चे के लिए निगेटिव होगा ईवीएस के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझिएगा, यहां पर बच्चे से बात की जा रही है, बच्चा सक्रिय नहीं है, केवल टीचर यहां पर बात कर रहा है, केवल टीचर यहां पर बात कर रहा है और ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया और उनको केवल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया। ध्यान से समझिएगा, टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पर कुछ इंफॉर्मेशन लिखा और उसको केवल एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया जिसमें बच्चा सक्रिय नहीं है, इसलिए ये विकल्प निगेटिव हो गया। क्योंकि प्राइमरी स्तर पर बच्चे के सक्रिय होने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जब तक वो सक्रिय नहीं होगा तब तक कुछ नया चीज़ नहीं सीखेगा। ठीक है, चलिए दूसरा दिया गया व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि प्राइमरी में हमेशा निगेटिव माना जाता है क्योंकि बच्चे इसमें निष्क्रिय बने बैठे रहते हैं। ठीक है, इसके बाद से दिया गया भूमिका निर्वहन विधि। देखिए, भूमिका निर्वहन विधि में जो भी बच्चा रोल प्ले करेगा, बच्चा खुद सक्रिय है, खुद सक्रिय यानी ये पॉजिटिव सेंस में है, इसलिए हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए, कहानी सुनाना। कहानी सुनाना आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ेंगे तो उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है, एनसीएफ भी ये पैरवी करता है कि बच्चों को कहानी के माध्यम से और खेल के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसलिए सी और डी विकल्प देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती हैं। पम्मी जो कि एक विद्यार्थी है, अपनी कविता पढ़ती है, मेरी मम्मी मीठी हैं जैसे मिष्टी दोई। कुछ विद्यार्थी मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते हैं। यदि आप पम्मी के अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिष्टी दोई एक मिठाई का नाम हो सकता है। देखिए, मिष्टी मिठाई को ही कहते हैं और दोई यानी कि ये किसी मिठाई का नाम है। अब यहाँ पर ये स्थानीय भाषा में ये मिठाई का नाम है, तो ऐसा विद्यार्थी जो पर्टिकुलर उस स्थानीय विषय से ना जुड़ा हो वह इस शब्द को नहीं समझ पाएगा। जैसे मान लीजिए कि यूपी का एक सरकारी विद्यालय है जिसमें पंजाब का कोई आया हुआ बालक है, कोई राजस्थान का आया हुआ बालक है, कोई तमिल तेलुगु जैसे तमिलनाडु का आया हुआ कोई बालक है, तो वहाँ में मिठाई की अलग अलग वैरायटी होगी जिसका नाम अलग अलग हो सकता है, जिसको उत्तर प्रदेश का बालक नहीं समझ सकता है। तो वही बोला जा रहा है कि एज ए टीचर अगर कोई एक विद्यार्थी पूछता है कि मिष्टी दोई क्या है तो आप क्या करेंगे। तो जाहिर सी बात है, इस मिठाई को उस पर्टिकुलर बच्चे के स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है उसको बताएंगे, तब बच्चा उसको आसानी से समझ पाएगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। क्योंकि यहाँ पर बैरियर क्या है, बैरियर यहाँ पर लैंग्वेज है। क्योंकि जो बच्चे ने इस कविता को लिखा है उसके स्थानीय क्षेत्र में किसी मिठाई का नाम मिष्टी दोई हो सकता है, जो कि अन्य राज्य के विद्यार्थी उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो उस अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के स्थानीय भाषा में इस मिठाई को क्या बोलते हैं, एज ए टीचर हमें यह बताना होगा। यही विकल्प ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। देखिए, विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्प को देखिए, विद्यार्थियों को मिष्टी दोई ला करके खिलाएंगे तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर दिखाएंगे, ये भी कोई इसका अर्थ नहीं बनता है। विद्यार्थियों को मिष्टी दोई कैसे बनता है समझाएंगे, ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की क्या विशेषता है। देखिए, पाठ्यचर्या की बात की जा रही है, करिकुलम की बात की जा रही है, ईवीएस का करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो ईवीएस जो है वह बच्चे के स्थानीय परिवेश से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है और बच्चे के स्थानीय परिवेश में, उसके समुदाय में, उसके विभिन्न प्रकार के परिवार के लोग और साथ ही साथ समुदाय के लोग रहते हैं।
तो सबको एक साथ चल लेकर के चलने की बात होनी चाहिए ईवीएस में, ठीक है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया विद्यार्थियों को नए उत्पादों के आविष्कार में लगाना, तो ये साइंस से जुड़ा हुआ है, ईवीएस से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये निगेटिव हो गया। ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित करना, यानी कि फोकस ऑन एक्वायरिंग नॉलेज। देखिए, ज्ञान अर्जित अपने जगह पर ठीक है, लेकिन बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ज्ञान अर्जित बच्चे के संज्ञान से जुड़ा हुआ है। एक बच्चा जो कि केवल दिन रात पढ़ता है तो जाहिर सी बात है उसका संज्ञान अच्छा हो सकता है, लेकिन वो इंट्रोवर्ट हो सकता है कि समाज में लोगों से इंटरेक्ट करने में उसको प्रॉब्लम हो रही हो। तो यहां पर ईवीएस क्या करता है, ईवीएस ये है कि जो कि बच्चे के डायरेक्टली परिवेश की बात करता है। परिवेश में उसके समुदाय के लोग आ रहे हैं जिसके साथ उसका उठना बैठना होगा जब उसकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि बच्चे का उद्देश्य सिर्फ अच्छा नंबर पाना नहीं है, बल्कि उसको आने वाले जीवन के लिए तैयार करना है, और ईवीएस इसी पर फोकस करता है। इसलिए यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता करना। बच्चे प्राइमरी स्तर के हैं, 6 साल का बच्चा क्या पैसे कमाएगा, जीविकोपार्जन की क्या बात होगी, तो यह विकल्प बिल्कुल निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकसित करना। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, प्रत्येक प्रतिक्रिया को बिना आलोचना स्वीकार किया जाता है, तो यह विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि बिना आलोचना स्वीकार करने का मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन किसी एक बच्चे ने दिया या फिर टीचर ने दिया उसको हूबहू हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। बच्चे उस पर प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, यानी उसकी आलोचना बच्चे करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि बच्चे को जो इन्फॉर्मेशन दिया गया हूबहू उसको रिसीव कर लेगा। बच्चे कोई पेन ड्राइव थोड़ी है कि कंप्यूटर में लगाया और डेटा ट्रांसफर हो गया, नहीं। बच्चे उस अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे, उसके गुण दोषों के बारे में, उसकी आलोचना के बारे में चर्चा करते हुए, ठीक है। तो ये गलत हो गया। प्रत्येक बच्चा अपनी राय व्यक्त करने हेतु स्वतंत्र है, तो समूह चर्चा के माध्यम से सार्थक ज्ञान का निर्माण करने का मतलब स्वतंत्र केवल होने से नहीं है, बल्कि बच्चा अपने अनुभव को दूसरे से साझा करता है। क्योंकि जब मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं तो मेरा क्या अनुभव है इस प्रश्न के सापेक्ष मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, अपने अनुभव को आपसे शेयर कर रहा हूं, ना कि ये कि मैं स्वतंत्र हूं। स्वतंत्र तो मुझे संविधान ने अधिकार दिया है, यहां पर समूह चर्चा के बारे में हमसे पूछा गया है, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम सरल हो जाता है, तो यह भी इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि यहां पर हमें यह देखना है कि बच्चा जब कुछ किसी से इंटरेक्शन करता है तो अपने अनुभव के आधार पर वो इंटरेक्शन करता है, अपने विचार और अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।